चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं। दीपक जय हिंद, महिपाल जय हिंद, लव कुमार जय हिंद। सर आज क्या पढ़ाएंगे जो कल पढ़ाया था? यादव जी गुड इवनिंग। गणेश जय हिंद, माही जय हिंद, गुड इवनिंग सर, थैंक यू, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए सभी जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़े हैं सभी को बताना चाहता हूं कि शौर्य भारत की जो बुक्स हैं अब आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहो तो उनको अमेज़ॉन के थ्रू करें या फिर आप शौर्य भारत ऐप के थ्रू करें। आप उनको घर बैठे मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में, प्लस आपको थ्योरी मिलेगी, प्लस जो मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं जिस पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो भी आपको इसमें पर्याप्त मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट ये ज़रूर बुक्स को ख़रीदें, जिनके पास नहीं है तो प्लीज़ मंगवाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने चैप्टर की, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा। सर आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू कुंदन जी। ओमवीर जय हिंद, गणेश ओके, युवराज जय हिंद, भूमिहार जय हिंद। ओके लेट्स स्टार्ट दिस। और जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो बल्ब्स के बारे में बात करी थी, बल्ब्स की जो ब्राइटनेस होती है उसके बारे में बात करी थी। तो चलिए फटाफट मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। आप सभी मुझे बताएं, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि दो बल्ब जो हैं वो आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, और दूसरी कंडीशन में दो बल्ब आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाला जो बल्ब है ये 80 वॉट का है, ये वाला बल्ब 100 वॉट का है। इस वाले के अंदर अगर देखें तो ये वाला 100 वॉट का है और ये वाला 80 वॉट का है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बल्ब ब्राइट जलेगा। पहले वाले का आंसर लिख के लिखना, पहले वाले में से कौन सा ब्राइट जलेगा, 80 वाला कि 100 वाला, ज़्यादा चमकेगा कौन, और सेकंड वाले में पैरेलल वाले में कौन सा वाला चमकेगा। चलिए फटाफट मुझे बताएं कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा, दोनों में आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलो ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है, वेरी गुड गुड कुंदन। ओके जय हिंद कांस्टेबल राम, फटाफट मुझे इसका जवाब दो ताकि हम आगे चलें, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले में होगा 80, ठीक है, दूसरे में, मेरा प्रश्न समझ गए? मेरा प्रश्न ये है कि अगर इनको सीरीज में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा, मतलब ब्राइट जलेगा, चमकेगा, और इस वाले के अंदर आपको बताना है कौन सा बल्ब सबसे ब्राइट जलेगा। वेरी गुड, पहले वाले में जलेगा जिसकी पावर शक्ति जो रेटेड है, जो अंकित शक्ति है जिसकी वो कम होगी वो सबसे ज़्यादा चमकेगा, और समांतर क्रम में जिसका अंकित शक्ति यानी कि रेटेड पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चमकेगा। वेरी गुड, आई थिंक हाँ सभी को समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी भी बल्ब का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को छोड़ के मैं ऐसे बोल दूं, किसी भी बल्ब का जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा कब होगा, जितनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। नहीं, ध्यान रखना प्रतिरोध का रिलेशन होता है पावर रेटेड से, कैसा, व्युक्त कर्मानुपाती। जो जितना ज़्यादा जिसकी अंकित पावर होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलिए सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आज चलिए नए टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले देखो बल्ब पे और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो बल्ब पे क्वेश्चन एक तो बनते हैं कि उसके मटेरियल के ऊपर कि कौन सा मटेरियल यूज़ होता है ना, वो मटेरियल जो होता है उसकी खासियत क्या होती है, और बल्ब असल में कार्य करता कैसे। बिकॉज अभी हमने जो पढ़ा है वो तो सिंपल ये पढ़ा है कि बल्ब ज़्यादा कौन सा चमकेगा, कौन सा नहीं चमकेगा। दूसरे चरण में इसमें यह प्रश्न बन सकता है कि कौन सा जो बल्ब हम यूज़ करते हैं घरों के अंदर, उसके अंदर जो वायर होती है, जो तार होती है वो कौन सी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, क्या उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जय द्वारकाधीश। अच्छा देखो ध्यान इसमें यह रखना है कि अगर हम किसी भी बल्ब की बात करते हैं, है ना, किसी भी बल्ब की बात करते हैं तो एक बल्ब जो होता है उसके अंदर आपको ये जो लाल कलर का जो मैं बना रहा हूँ ये इस पर ध्यान देना होता है ना। तो ये वाली जो लाल वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है, अब ये लाल वाली जो चीज़ होती है इसको बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोला जाता है? फिलामेंट। फिलामेंट, है ना। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में भी फिलामेंट ही कहते हैं। फिलामेंट यानी कि असल में एक तार है। क्या है? तार है।
यानी कि एक वायर है, वायर को अलग तरीके की मटेरियल की वायर है, ठीक है। अब ये जो वायर जो हमने रेड अंदर लगाई है इसको बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोला जाता है? एक सेकंड, फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट होती है इसको हमेशा आप ध्यान में रखना कि ये जो नॉर्मल तार होती है उससे ये अलग होती है, उससे इसका जो मटेरियल होता है, इसका जो पदार्थ होता है वो अलग होता है। इसका मतलब ये है, सर जब मेरे वीडियो नहीं चल रही थी, रिफ्रेश कर लो एक बार माही, एक बार रीस्टार्ट कर लो ऐप को, ठीक है, फिर देखो चल रही कि नहीं चल रही, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब हमने ये बल्ब बनाया तो होता क्या है, बाहर तो होता है कांच, ये जो कांच होता है इसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है? एक गैस होती है। अब इसके बारे में बात करेंगे। अंदर ये कि अलग किस्म की एक वायर होती है, यानी कि अलग ही टाइप की एक वायर का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जो वायर होती है इसी को बोला जाता है फिलामेंट, जो हिंदी में भी फिलामेंट ही बोलते हैं। अब ये जो फिलामेंट होती है, पहली चीज़ तो ये होती है कि ये किससे मिलके बनती है, तो ये बनती है टंगस्टन से। किससे बनती है? टंगस्टन। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है उसका मटेरियल, उसकी आप कह सकते हो प्रकृति क्या है, किस तरीके का वो मटेरियल होता है, तो ध्यान रखना टंगस्टन होता है। कैसा होता है? टंगस्टन, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही इस टंगस्टन के अंदर धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है? धारा, यानी कि करंट आप कह सकते हो जो प्रवाहित होता है, तो होता ये है कि ये वायर जो होती है जब इसमें से करंट जाती है, देखो ध्यान रखना ये वाली जो वायर होती है इसका प्रतिरोध जो होता है वो काफ़ी कम होता है, पर इसके अंदर से जब प्रकाश जाता है तो इसकी एक ऐसी गुण है कि ये बहुत ज़्यादा चमकता है। क्या होता है? चमकता है। जब इसमें से हीट जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा चमकता है। अब होता यह है कि टंगस्टन का गुण हम इस तरीके से रखते हैं कि हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है इस बल्ब से हमें प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए। अब ये जो लाइट होती है, ठीक है, अब ये जो लाइट होती है इसके लिए आपको उसमें कंटिन्यूसली धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि इस टंगस्टन में से आपको लगातार धारा प्रवाहित करनी होगी, और हमें ये भी पता है कि जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतना प्रतिरोध उसको रोकेगा, यानी कि रेजिस्टेंस उसको रोकेगा। और अगर रेजिस्टेंस को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो आपकी हीट, यानी कि आपका जो आप कह सकते हो जो ऊष्मा है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। देखो जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा प्रतिरोध उसको रोकना चाहेगा, और प्रतिरोध जितना उसको रोकेगा उतना ज़्यादा हीट बनेगी, यानी कि उतना ज़्यादा आपका गर्म होगा बल्ब। और गर्म होने से यहाँ दिक्कत यह है कि ये जो टंगस्टन होता है ये पिघल जाता है, यानी कि अगर समझ लो कोई दूसरा मटेरियल हो तो वो पिघल जाएगा। कोई नॉर्मल जो तार हम कॉपर की इस्तेमाल करते हैं वो पिघल जाएगी, और अगर वो तार पिघल गई तो ये बल्ब आपका फेल हो जाएगा। तो इसीलिए टंगस्टन का सबसे अच्छा गुण क्या है कि ये जो टंगस्टन होता है इसका जो मटेरियल है, इसका जो गलनांक है, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितनी है देख लो आप। देखो यहां पर क्या लिखी है, 3400, यानी कि 3400 डिग्री सेल्सियस के बाद वो पिघलता है। इसीलिए टंगस्टन हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि ये जो टंगस्टन है अब इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, यानी कि टंगस्टन की एक सबसे बड़ी आप कह सकते हो ड्रॉबैक ये है, कमी ये होती है कि जब हम उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं और जब ये मतलब लाइट को जनरेट करता है तो ये मेटल का एक गुण क्या होता है कि अगर इसको आप ऑक्सीजन में रखेंगे, अगर आप इस मेटल को डायरेक्ट ऑक्सीजन में रखेंगे तो ऑक्सीडेशन, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मटेरियल है ये खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक कांच के अंदर बंद रखते हैं। तो जब हम इसको कांच के अंदर बंद रखते हैं तो यहाँ पर हम एक गैस भरते हैं। अब ये जो गैस होती है ये जनरली हमारी ऑक्सीजन नहीं होती। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो सामान्य तौर पर हम नाइट्रोजन तथा आर्गन, यानी कि जो हम जिसको हम जो गैसेज हमारी, इसको नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है, आइडियल गैस जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो गैसेस जो होती हैं जैसे कि आर्गन हो गया, है ना, हीलियम तो वैसे यूज़ नहीं करते, नाइट्रोजन हो गया, इन दोनों का हम लगभग मिक्सचर बना के या इन दोनों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हम गैस को यहाँ पर फिल करते हैं। अब वो जो गैस होती है उसका काम क्या होता है, इस टंगस्टन को बचाना, जो ऑक्सीडेशन जो होती है ना, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल, हाँ, इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस, मैं वो वर्ड भूल गया था। तो ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं इसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन जो होता है वो ना हो। तो इसीलिए हम इस कांच के अंदर, आप देखना ये जो
एकदम वैक्यूम बनाया हुआ होता है, यानी कि इसमें से गैस लीक नहीं होती। और अगर नोबल गैस, हाँ इनर्ट गैस कह सकते हो। और जैसे ये कांच टूटता है आप देखना कि इसमें से एकदम से बहुत जोर से ब्लास्ट ऐसा होता है। ब्लास्ट मतलब यहाँ पर इसमें गैस हाई प्रेशर पे भरी हुई होती है, तो इसीलिए कांच, अगर बल्ब का कांच अगर टूट जाता है तो ये खराब हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर है सभी को। हाँ अक्री गैस, ठीक है, समझ में आ गया। ओके क्लियर है सभी को। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जो आपके काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बल्ब के बारे में है, बाकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई, आप इसको पढ़ लेना। सर जी क्वेश्चन था बल्ब में भरा जाता है कौन सा गैस, ऑप्शन में दोनों था, नाइट्रोजन और आर्गन। सर जी ज़्यादा सटीक आंसर क्या है? देखो मेरे हिसाब से तो आर्गन होनी चाहिए, ज़्यादा सटीक तो ऐसा कोई आंसर नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से नाइट्रोजन, आर्गन आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को। गुड इवनिंग नीलेश। वैसे मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन तो एक साथ नहीं होने चाहिए, तथा दोनों होती हैं इसके अंदर। आर्गन आप लिख सकते हो, नाइट्रोजन कम होती है। ठीक है, आर्गन ज़्यादा होती है तो आप आर्गन लिख सकते हो। अगर आपको दोनों ऑप्शन में ऐसे आ रहे हैं कुंदन, तो आप आर्गन पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ आर्गन ज़्यादातर हम लिखते हैं। बाकी कई बुक्स में, मैं पहली बार मैं इसको मैं आर्गन ही पढ़ाता था, बट कई बुक्स में नाइट्रोजन भी लिखा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन जो थी वो पहले इस्तेमाल होती थी, इनके मिक्सचर बनते थे। बट ज़्यादातर आर्गन पे ही हम रिलाई करते हैं, ज़्यादा उन्हीं पे विश्वास करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कुंदन। चलिए ओके, चले आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई हमारे बल्ब की। अब चलिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जो कि है हमारा बिजली की इस्त्री, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन। ये बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये जो देखो क्या होता है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो धारा होती है ना, जो करंट होता है, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इसका इस्तेमाल करते हैं बल्ब को जलाने के लिए, फ्रिज को चलाने के लिए। तो ये तो इसका सही इस्तेमाल हुआ, ये इसका वो इस्तेमाल हुआ जो हम इससे करते हैं। बट होता यहाँ पर यह है कि हम इसका दूसरा फायदा भी उठाते हैं। कैसे? हमें यह पता चल गया कि अगर हमें किसी तार में से धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो जो तार है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि तार के अंदर प्रतिरोध होता है, और अगर प्रतिरोध जब होगा किसी तार में तो वो प्रतिरोध की वजह से हीट जनरेट होती है, तो वो तार गर्म हो जाती है। अब वो तो तार गर्म हो रही है, वो असल में आपको देख के ऐसा लग रहा है कि यार तार गर्म हो रही है, मतलब ये तो गलत है, यानी कि यहाँ से ये तो प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई, हमें तार को गर्म थोड़ी करना है, हमें तो तार से धारा प्रवाहित करनी है ताकि हमारा बल्ब जल सके। बट असल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि तार गर्म हो रही है, और गर्म होने से तार की जो एफिशिएंसी है, जो धारा की एफिशिएंसी है, वो कम हो रही है। तो लोगों ने क्या सोचा, इंसानों ने क्या सोचा, क्यों ना इसी का फायदा उठा लें। तो लोगों ने इसका उल्टा फायदा ये उठाया कि उन्होंने अब तार से, देखो पहले हम तार से धारा प्रवाहित करके बल्ब जला रहे थे, अब वो कह रहे हैं हमें ये धारा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा मेन मकसद है इससे हीट लेना। क्या लेना? हीट, यानी कि उष्मा। वैसे तो हम गैस जलाते हैं, हीटर है ना, जब नॉर्मली हम घर में खाना ना पकाते हैं तो हमें हीट के लिए हमें गैस चाहिए, स्टोव चाहिए। तो लोगों का दिमाग वहाँ पर भी ये चला कि क्यों ना हम तार से हीट ले लें। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई गैस नहीं है ना, LPG नहीं है, तो आप उसको फिर कैसे गर्म करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी हवा को, कमरे को, है ना। जैसे अब यहाँ पर हम आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन के और भी एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा जहाँ पर ये चीज़ होती है। तो इसको हम बोलते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि ये जो तार गर्म हो रही है उससे जो हीट बन रही है, हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब आप मुझे सोच के बताएं कि यहाँ से मेरा मेन कारण क्या है, मेरा मेन मोटिव क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं? मैं उस तार से हीट लेना चाहता हूं, ये मेरा अब उद्देश्य है इस जगह पे। तो मैं क्या करूंगा ऐसा? तो मैं क्या उस तार का प्रतिरोध बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा, यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा? देखो अगर रेजिस्टेंस को आप बढ़ाओगे तो आपकी धारा जो है वो कम प्रवाहित होगी, पर आप धारा को बढ़ाए जा रहे हो और प्रतिरोध को भी बढ़ा रहे हो, तो उससे हीट ज्यादा बनेगी। अगर हमें हीट कम रखनी है तो हमें प्रतिरोध जो है वो कम रखना पड़ेगा, बट हमारा यहाँ पर मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है हीट। तो अगर हीट ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। तो हम इस तरीके की एक मटेरियल काम में लेते हैं। आई डोंट नो इसमें यहाँ पर लिखा है कि नहीं है ठीक है, नाइक्रोम होता है, यहाँ पर शायद मैंने लिखा है
ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपने देख सकते हो क्रोमियम की जो पॉलिश होती है, अदरवाइज एक नाइक्रोम वायर होती है, आप चाहो तो अलग से लिख लेना। नाइक्रोम जो होती है वो निकल प्लस क्रोम का मिक्सचर होता है। नाइक्रोम की जो वायर होती है इसकी रेजिस्टेंस जो होती है, प्रतिरोध जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी, गलनांक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो नाइक्रोम होती है उसका जो आपका जो अपना रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जो आपका उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ, निकल प्लस क्रोमियम, बिल्कुल सही। तो नाइक्रोम की तारें आपने कहाँ देखी? आप बोलेंगे सर हमने तो कहीं देखी नहीं। अरे ये तो आपके आंखों के सामने है, बट आपने ध्यान नहीं दिया। घरों में सबने पानी की जो रॉड होती है सबने देखी होगी। चलिए मैं एक बार वो रॉड बना देता हूँ। पानी गर्म करने की जो रॉड है वो सबने देखी है। अब ये पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है आपने देखा होगा, इसका हमारा मेन मकसद क्या है ना? इसका हमारा मेन मकसद है पानी को गर्म करना। क्या करना? पानी को गर्म करना। अब होता क्या है कि ये वाली तार अलग है, ये जो ब्लैक तार दिख रही है ये तार तो आपकी कॉपर की है, ये तार तो आपकी कॉपर की है। ये तार नहीं है जो पानी को गर्म कर रही है। क्या कर रही है? ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है नाइक्रोम, ये एक मोटी तार होती है। आप देखना, ये असल में जो आप देखते हो ना, ये को धातु जो आप, ये असल में तार है, इसमें से धारा प्रवाहित होती है, इसमें से धारा प्रवाहित होती है। अब जब धारा इसमें से प्रवाहित करता हूं तो प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट यानी कि ऊष्मीय प्रभाव क्रिएट होता है और जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो गर्म होता है। अब ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें रूम के हीटर की, आजकल आपने देखा होगा रूम के जो हीटर होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, उसके अंदर ये जो नाइक्रोम की वायर है वो कुछ इस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, तो अब ये जो नाइक्रोम की वायर है ये वही सेम है। आगे इसके आगे क्या लग जाता है? एक ब्लोअर लग जाता है, पंखा लग जाता है हल्का सा छोटा सा, जो क्या करता है, इससे हीट को लेके हवा के अंदर भेजता है। तो ये भी एक तरीका है हवा को गर्म करने का। अब जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन की, बिजली की जो इस्त्री होती है, तो इस्त्री के अंदर आप नीचे जो प्लेट देखोगे, है ना, जो इसकी जो प्लेट है वहां पर भी इस तरीके से कुंडली यानी कि ये क्या होती है, आप कह सकते हो लेयर्स होती है नाइक्रोम वायर की, जिससे कि हम उस नीचे वाले हिस्से को, प्लेट वाले हिस्से को गर्म रखते हैं और वो गर्म हिस्से की वजह से हम अपने कपड़े को इस्त्री कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। अब इस कॉइल को जिसमें लपेटा जाता है, जिसके अंदर रखा जाता है, उसको माइका बोला जाता है। हिंदी में भी आई थिंक इसको माइका ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ, माइका, जिसको हम बोलते हैं अब्रक, है ना, अब्रक बोला जाता है। ठीक है, तो अब्रक असल में वो है जहां पर ये रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस वाली जो तार होती है उनको हम लपेट के उसके अंदर रखते हैं। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना। बाकी जो मैंने जो चीज़ बताई है वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, है ना, इसके अलावा बहुत और उदाहरण है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन होगी। तो ये सारे के सारे जो हैं ये किस पर आधारित है? तो इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव। धारा का ऊष्मीय प्रभाव के ये सब उदाहरण होते हैं। ठीक है, हाँ, अब्रक की प्लेट से बात सभी को समझ में आ गई? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख देना कि हाँ सर हम ये बात समझ गए। ठीक है, तो वो वायर होती है नाइक्रोम की। किसकी होती है? नाइक्रोम की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। क्या है? बिकॉज अब हम जो पढ़ने वाले हैं चीज़ें, वो सारी वो चीज़ें पढ़ेंगे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, अब ये है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सेल जो होता है, ठीक है, सेल जो होता है वो क्या करता है? पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये केमिकल एनर्जी को, है ना, केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो जो आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फैन हो गया। हाँ, बारिश तो आज यहाँ पर भी हुई है कुंदन। ठीक है, हाँ, H इक्वल्स टू IR/RT जो होता है, I²RT, वो जूल्स का लॉ होता है, वो मैंने बताना भूल गया। तो आप लिख लेना, जब हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ते हैं तो H इक्वल्स टू एक फॉर्मूला लगाते हैं I²RT, जहाँ पर I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T समय है, और ये H जो होता है ये आपकी हीट होती है, उष्मा होती है। इसको जूल्स का लॉ भी कहते हैं, जूल्स का लॉ कहते हैं, जूल्स हीटिंग लॉ। तो ये आप लिख लेना, जूल्स हीटिंग लॉ, जिसको जूल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही लिखा दी। अच्छा, जब हम सेल की बात करते हैं तो ध्यान रखना, सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। अब बात यहाँ पर ये होती है कि सेल से हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या है? सेल हमें ऐसा क्या देता है? सेल हमें देता है विभवांतर। क्या देता है? विभवांतर।
यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी आपके तार के आसपास जो आपको विभवांतर मिलता है वो सेल के द्वारा मिला जाता है। ये प्लस ये माइनस की दो प्लेटें होती है, आप सभी को पता है, जिसके अंदर ये जो प्लस और माइनस है ये आपका विभव होता है, यानी कि पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल का जो अंतर होता है, विभव का जो अंतर होता है, इसको हम विभवांतर बोलते हैं। वो क्रिएट कौन करता है? तो वो इलेक्ट्रिक सेल करते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो यही डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक सेल वो होता है जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है तथा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखता है ताकि धारा प्रवाहित हो। आप कई बार देखते हैं कि आप दुकान से सेल लेके आते हैं और सेल जो होता है एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। तो जब सेल खत्म हो जाता है उसका मतलब ये होता है कि अब वो विभवांतर बनाया नहीं रख सकता, यानी कि उसका जो विभवांतर है वो कम हो गया। विभवांतर का यहाँ पर मतलब है अंतर होना जरूरी है। समझ लो अगर ये दो प्लेटें हैं, यहाँ पर विभव है 10 और यहाँ पर भी विभव है 10, तो अंतर कितना हो गया? 0। तो 0 अंतर हो गया, मतलब ये सेल डेड है, सेल अब किसी काम का नहीं है। अगर सेल विभवांतर उसके अंदर जनरेट कर रहा है तब तक वो सेल काम का है। एक टाइम आने के बाद वो सेल आपका डेड हो जाता है, इसका मतलब अब वो विभवांतर नहीं रख पा रहा। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि होती है बैटरी। कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर बैटरी और सेल में क्या अंतर है, बैटरी और सेल में क्या अंतर है, बैटरी वर्सेस सेल। तो ध्यान रखना, बैटरी असल में पापा है सेल के। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो बैटरी है वो पापा है सेल के, यानी कि बहुत सारे सेल को जब आप मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगी? बैटरी। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बैटरी बनती कैसे है ना? बैटरी जो होती है उसमें क्या हम करते हैं? तो बैटरी में हम कई बार जो सेल होते हैं उनको सीरीज में जोड़ते हैं। जब मैं सेल्स को किस में जोड़ता हूं? सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में अगर मैं एक एक सेल को जोड़ूंगा तो वो बैटरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बैटरी। अब जो बैटरी होती है आपने देखा होगा, हम कई बार घरों में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बैटरी एक सेल नहीं होता, बहुत सारे सेल का संयोजन होता है, यानी कि उनका वो कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर मैं बोलूं सर बैटरी कैसे बनाएंगे, देखो सेल का तो सभी को पता है ऐसे बनता है, ये प्लस की प्लेट है, ये माइनस की प्लेट है। बट अगर मैं बोलूं कि बैटरी कैसे बनाएंगे, लेट से मैं कह रहा हूं 3 सेल की बैटरी बनानी है, तो 3 सेल की बैटरी कैसे बनेगी? पॉजिटिव माइनस, फिर वापस पॉजिटिव माइनस, फिर पॉजिटिव माइनस। तो आप देखेंगे, ठीक है, माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस, तो ये 3 सेल की बैटरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बैटरी। तो कई बार हमें डायग्राम के अंदर एक ऐसे ना दे के ऐसे दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये असल में सेल का ही एक बड़ा रूप है। यानी कि जो सेल होता है जब उसको हम बहुत सारे सेल को जोड़ देते हैं तो वो बैटरी कहलाता है। अगर वो 5 सेल का है तो आप ऐसे 5 बना देंगे, 6 तो 6 बना देंगे, तो इस तरीके से आप उसको काम में लेते हैं। ठीक है, सेल्स भी रिचार्जेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं गुरुनाम, अभी हम उसी पे आ रहे हैं। तो ये था सेल क्या होता है। अब ये जो सेल होते हैं, ठीक है, बैटरी में H2SO4 एसिड होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब आता है कि ये जो सेल होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। तो 2 तरीके के सेल मार्केट में या हमारी लाइफ में आए हैं। एक वो सेल होते हैं जिसको हम यूज़ करके फेंक देते हैं, यानी कि जो वापस इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी कि आपने भी ऐसी कुछ बैटरी जो घर में हमारे जो लगे होते हैं ना, इन्वर्टर और बैटरीज वाले, या हमारे गाड़ियों में जो लगे हुए हैं, ये वाले सेल, ये वाली बैटरीज अलग है। जो हम दुकान से छोटे छोटे पेंसिल सेल लेके आते हैं वो अलग है। आपने भी देखा होगा ना, दुकान से जो हम छोटे छोटे सेल लेके आते हैं, वैसे उसमें भी एक अलग टाइप आता है जो रिचार्जेबल होता है। बट कुछ ऐसे जो नॉर्मल हमारे घड़ी वाले सेल होते हैं, ये वाले जो सेल होते हैं, ये सारे प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है जो एक बार ही इस्तेमाल होते हैं। एक बार अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया और अगर वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद आप उसको इस्तेमाल वापस नहीं कर सकते। ठीक है, उन सेल को क्या कहा जाता है? प्राथमिक सेल, यानी कि प्राइमरी सेल। अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे तो यही बोल रहा है कि इन सेलों में रासायनिक पदार्थ की पारस्परिक क्रियाएं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसके बाद सेल बेकार हो जाता है। इसमें क्या होता है? चरचर हो रही है आवाज। एक बार वापस बताओ, आवाज सही आ रही है? आवाज आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म करो। चलो एक बार चेक करता हूं मैं।
एक बार चेक करो सभी को अब, या अभी भी चरचर आ रही है? एक तो पता नहीं चरचर आवाज़ कहाँ से लाए हो आप, चिर नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? अब बताओ एक बार, क्लियर है? क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, अब चरचर तो नहीं हो रहा। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत आएगी तो मुझे फिर बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको रीसेट कर दूंगा वापस। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्राइमरी सेल की, तो मैंने बोला था कि ये वो सेल्स होते हैं जिनको हम वापस यूज़ यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली तो भैया वापस नहीं कर सकते। एक बार आपने अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले ली तो उसके बाद ये सेल डेड है, उसके बाद आप इन सेल को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इन सेल को कहा जाता है प्राइमरी सेल। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लेक्लांचे सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। वैसे बहुत रेयर है ये आपसे पूछे जाए, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये वो सेल्स होते हैं जिनको हम वापस यूज़ यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं पर चरचर बिहारी लैंग्वेज में सर, वाह। ठीक है, चलिए सेकेंडरी सेल बताओ क्या होते हैं। अब जस्ट उसका अपोजिट, सेकेंडरी सेल वो सेल्स होते हैं या फिर वो बैटरीज होती हैं जिनको हम वापस रीयूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो बैटरीज होती हैं, इवन जो गाड़ियों में होती हैं, कारों में जो बैटरी होती हैं, बाइक में जो होती है बैटरी, अब ऐसा तो है नहीं आप बार बार जाके उनको हर महीने या हर हफ्ते बाद जाके चेंज करवाते नहीं। ये जो होती हैं बैटरीज, ये जो बैटरीज होती हैं ये वापस आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कन्वर्जन लगातार होना चाहिए। जैसे कि पहले आपने केमिकल एनर्जी को बदल दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को आपने बदल दिया इसमें, अब आपको वापस केमिकल एनर्जी बनानी पड़ेगी अगर आपको वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे चाहिए, वापस आपको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि पहले आपने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले ली और इसको मैंने स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, स्टोर, अपने अंदर इसको मैंने बचा के रख लिया। जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले ली और जितनी एनर्जी आपने ले ली खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये सेल कभी खत्म नहीं होता, खत्म हो जाता है। अगर आपने जितनी भी एनर्जी इसने बनाई है, जो आपने इसमें स्टोर करी थी, अगर वो आपने इस्तेमाल कर ली तो ये बंद हो जाएगा। पर दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब फॉर एग्जांपल, इसका मैं घरेलू एग्जांपल देता हूं, घरों के अंदर क्या होता है, घरों के अंदर ये होता है कि जो बैटरी लगी होती है जिसको अपन अपन कहते हैं ना कि मेरे घर में वो बैटरी लगी हुई जिससे लाइटें कभी चली जाती हैं तो वापस आ जाती है ना, तो ये जो घरों के अंदर जो हमारे लगा रहता है, मैं नाम भूल जाता हूँ पता नहीं वापस। ठीक है, तो जो घरों के अंदर जो बैटरी लगती है जब लाइट्स चली जाती हैं, जैसे बारिश आ रही है कुंदन जी के वहाँ, तो बारिश से लाइट चली जाती है उनके घर पे, तो इन्वर्टर, सॉरी मैं भूल जाता हूँ बार बार। ठीक है, इन्वर्टर लगाते हैं घरों में हम। क्या लगाते हैं, इन्वर्टर। बड़े बड़े ऑफिसेज में इन्वर्टर लगे होते हैं। इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्टर सबसे पहले तो डीसी को चेंज करता है एसी में। देखो जो बैटरी करंट बनाती है, अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, हाँ याद आ गया मुझे, इन्वर्टर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो बैटरी होती है या जो सेल होता है ये कौन सी धारा बनाती है। तो ध्यान रखना ये डीसी बनाती है। क्या बनाती है, डीसी, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। यानी कि जो बैटरी करंट बनाती है, धारा बनाती है, वो डीसी होती है, बट जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं वो एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यवर्षी धारा। तो घरों के अंदर हम प्रत्यवर्षी धारा का इस्तेमाल करते हैं और जो बैटरी बनाती है वो डीसी बनाती है यानी कि डायरेक्ट करंट। तो हमें डायरेक्ट करंट को एसी करंट में बदलना पड़ता है, जिसके लिए हम इन्वर्टर लगाते हैं और इसका नाम भी यही है। ठीक है, नहीं जनरेटर अलग है, जनरेटर अलग है। जनरेटर का कौन, पंखे भी चला लिए 3-4 घंटे के बाद आपका वो बैटरी भी खत्म हो जाती है। इसका ये नहीं उठा के उसको फेंक दो, वो खराब नहीं हुई है, बट उसकी जितनी भी स्टोर एनर्जी थी वो गई। अब जब वापस लाइट आएगी तब आप उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो, तो वो लाइट क्या करेगी, उस बैटरी को चार्ज करता जाएगी। क्या करती जाएगी, चार्ज करती जाएगी। यानी कि अब वो जो बैटरी है, अब उसका काम यहाँ पर वापस उल्टा हो रहा है। अब आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप बाहर से ले रहे हैं, आप उसकी केमिकल एनर्जी को वापस बना रहे हैं। फिर वो केमिकल एनर्जी वापस बदलेगी किसमें, इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसे ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो इसी तरीके से हम एक ही सेल को, एक ही बैटरी को हम बार बार यूज करते रहते हैं। बट एक
टाइम होता है, एक टाइम होता है, उसके बाद ये बैटरी ख़राब हो जाती है, इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आजीवन ये अमर नहीं है ना, ऐसा मत सोचना ये अमर है। एक टाइम के बाद इनकी भी एक ज़िंदगी होती है, उसके बाद ये भी चेंज करवानी ही पड़ती है। ठीक है, AC to AC ट्रांसफॉर्मर, वाह लक्ष्य वाह। ट्रांसफॉर्मर बदलता नहीं है, पहली चीज़ तो AC to AC ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो सिर्फ पोटेंशियल यानी कि जो विभव होता है उसको कम ज़्यादा करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, वो बदलता नहीं है। AC to AC रखता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बट बदलने वाला यहाँ पर कोई रोल उसका नहीं है। ठीक है, हाँ DC to AC करता है इन्वर्टर, AC to DC करता है रेक्टिफायर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें आगे चलें। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखो जो भी हम लेड के जो भी स्टोरेज सेल होते हैं जो मोटरसाइकिल या मोटर कार में यूज़ करते हैं वो सारे के सारे हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं। क्लियर है। अब आते हैं आगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि फ्यूज़ क्या होता है। ये पुराने ज़माने में आपने बहुत सुना होगा, फ्यूज़ उड़ गया, मेरे घर का फ्यूज़ उड़ गया। ठीक है ना, स्टेप डाउन, हाँ बिल्कुल अभी आएगा, लक्ष्य अभी आएगा। ठीक है, अभी सब आएगा, अभी एक ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ा रहा हूँ। पहले आप ये समझो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, जिसको हम हिंदी में भी फ्यूज़ ही बोलते हैं। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी यहाँ पर यह है कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कहते हैं ना कि वो कोई घर पे अकेला है, आदमी अकेला है, चोरी करने चोर आया, चोर ने उसके तारों के अंदर छेड़खानी करी और उसका शॉर्ट सर्किट हो गया और उसका बड़ा वो मीटर फट गया और उसकी लाइटें चली गई। फिर वो लाइटें चली जाती है, फिर उसके बाद वो हीरो आता है, कहता है अरे तेरे घर की तो लाइटें गई हुई हैं, तो अब क्या करें। फिर वो बोलता है कि भैया, अब देखो हीरो भी वो चालाक है, वो खुद तो बुलाएगा नहीं इलेक्ट्रीशियन को, वो भैया फिर हीरोइन के सामने थोड़ा सा उसको अपने आप का करना है, इमेज रखनी है, तो कहता है ले इसमें क्या है, इसका तो ये फ्यूज़ उड़ा है, लो मैं फ्यूज़ चेंज कर देता हूँ। ऑल्दो उसको कोई पता नहीं है कि फ्यूज़ कहाँ लगता है क्या नहीं होता, बट वो फ्यूज़ लेके आता है और उसको फिट करता है और वो आपका सर्किट वापस ऑन हो जाता है और लाइटें आ जाती हैं। तो वो तो वैसे चलो एक फिल्म है, बट कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर ये है कि फ्यूज़ उड़ गया। आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी कि फ्यूज़ उड़ गया, और जिसको वो आसानी से आप चेंज भी कर सकते हो, बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप करो, क्योंकि उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए फ्यूज़ कौन सा कहाँ पर क्या लगाना है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि फ्यूज़ का काम क्या है ना। हमारे घर पर है सर आज भी, हाँ फ्यूज़ आजकल मतलब कम होता है, मेरा यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ये है। ठीक है, तो मूवीज़ में आपने देखा ही होगा, फ्यूज़ उड़ गया, घरों का फ्यूज़ उड़ गया, मीटर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और उसको सही भी वो हाथों हाथ ही कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, पता नहीं जेब में फ्यूज़ लेके घूम रहे हैं और वो लेके उठा के डाल देते हैं। ठीक है, हाँ आजकल तो MCBs आ गई हैं, सब चीज़ें आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स ने कवर अप कर ली हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल, बार बार सोचो ना फ्यूज़ का खर्चा कितना बड़ा है, फ्यूज़ को लगाना बार बार मतलब खर्चा है। और वहाँ पर जो हीरो आप जैसे हो नहीं, आपके जेब में तो रहेंगे नहीं फ्यूज़, जब आया जेब में से फ्यूज़ निकाल के उसमें लगा दिया, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो फ्यूज़ का मेन है, यहाँ पर हम काम की बात करते हैं। ये तो चलो होगी स्टोरी। तो फ्यूज़ आपको समझ में आ गया क्या करता है, लाइटें चली जाती है वापस लाइटें लेके आता है। अब थोड़ा चलो टेक्निकली बात करते हैं, थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या होता है। अब होता ये है कि घरों के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, है ना। आपने टीवी भी लगा दिया, आपने फ्रिज भी लगा दिया, आपने डायग्राम मुझे बताना मेरे कैसे हैं, आपने AC लगा दिया, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, टीवी देख रहे हो, आपका फ्रिज चल रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, और सारे इक्विपमेंट चला रहे हो। फिर मन हुआ लो मैंने हीटर भी लगा दिया, है ना, ऐसे ही प्रेस लगा दी। तो होता क्या है कि हर एक घर का एक लिमिट होती है ना। आप एक साथ इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगा देते हो तो क्या होता है, तो होता ये है कि इनको चलने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। कोई भी चीज़ फ्री में चलती नहीं है। अब इनको अगर चलना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, बाहर से बिजली और लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, बाहर से बिजली लेनी पड़ेगी। तो इनको चलने के लिए बाहर से बिजली अगर आएगी तो वो उस वायर पे लोड बढ़ाएगी। क्या होगी, लोड बढ़ाएगी। अब लोड बढ़ाने से क्या होता है, ठीक है, हाँ AC के साथ हीटर, मन हो गया भैया एक कमरे में AC चल रहा है, एक कमरे में हीटर चल रहा है, मेरा भावनाओं को समझो यार। ठीक है सर, आज मूड में मूड में नहीं हूँ, स्टोरी बतानी जरूरी है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही बाहर से ज़्यादा बिजली मतलब एनर्जी आएगी तो वो वायर जो आपके घरों में लगी हुई है वो इतना ज़्यादा हीट नहीं ले सकती। मैंने अभी आपको क्या बोला, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज़्यादा हीट, और जितनी ज़्यादा हीट
उतना चांसेस है कि वो वायर मेल्ट हो जाएगी, मतलब बेसिकली वायर मेल्ट हो जाएगी। या कई बार क्या होता है कि ओवर आने के कारण हो सकता है आपके इन सब के पटाखे बच जाए, हो सकता है कि आपका कोई ना कोई उड़ जाए, या तो फ्रिज उड़ जाए या फिर टीवी उड़ जाए। ये पुराने ज़माने में बहुत होता था। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, पुराने टाइम में हम स्टेबलाइज़र, जिसको हम बोलते हैं स्टेबलाइज़र, उसका हम इस्तेमाल करते थे। जो भी हम बड़ी बड़ी बिजलियों के जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, साथ में एक स्टेबलाइज़र लगाते थे, तो वो आपकी वो देखता था वोल्टेज कितनी आ रही है, क्या आ रहा है। और कई बार क्या होता था, गवर्नमेंट हम पे मेहरबान हो जाती थी। कई बार लाइटें गई थी, और लाइटें जब आती हैं तो एक साथ बहुत सारी वोल्टेज वो दे देते हैं। कई बार वो डिम रखते हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा ना, कई बार ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाती है। हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है, अगर आपका कोई चीज़ ऑन है और एकदम से लाइटें आ गई तो वो उड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने के लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ असल में एक जुगाड़ है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा एक आप कह सकते हो इनोवेशन है। वो ये करता है कि फ्यूज़ के अंदर हम क्या करते हैं, समझ लो इस तरीके का, आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर भी। अब ये जो फ्यूज़ होता है, इसके यहाँ पर एक वायर होती है मेन। तो ये जो वायर होती है ना, ये वायर क्या करती है, एक अलग मटेरियल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अलग ही एक धातु की बनी होती है। अब ये जो धातु होता है, आप मुझे बताओ चैट में कौन सा होता है, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि जब लाइट्स एकदम से आई या बहुत ज़्यादा वोल्टेज आई तो हीट जनरेट ज़्यादा होगी। समझ लो मेरी वायर आ रही है बाहर से, तो ये फ्यूज़ को मैं इसके बीच में कहीं लगा देता हूँ। कहाँ लगा देता हूँ? फ्यूज़ को इसके कहीं बीच में। तो होता है क्या है कि जैसे हाई वोल्टेज आई या हाई करंट आया, तो ये जो वायर यहाँ पर है, ये पहले ही सेंस कर लेगी कि भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है। उदाहरण देता हूँ, लेट्स से ये जो तार थी हमारे कॉपर की, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट करते हैं कि जैसे ये 30 डिग्री से ऊपर जाएगी, ये वायर जो है ये गल जाएगी, यानी कि मेल्ट हो जाएगी। और जैसे ये मेल्ट हो जाएगी, ये जो सर्किट है उसको तोड़ देगी। जैसी सर्किट को तोड़ देगी, आपके घरों की लाइटें चली जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी, ठीक है। हाँ, PB प्लस SN, ठीक है। लेड और टिन, हाँ टिन। हम तो कॉपर का फ्यूज़ लगा देते थे, पतली कॉपर वायर का PBSN। हाँ, बस वही करते थे, जुगाड़ चलते थे, ठीक है। PBSN बिल्कुल सही लिखा है, लेड प्लस टिन। अच्छा, तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि ये मेरा 10 रुपये की चीज़ थी, इससे मैंने हमारे हज़ारों की चीज़ें जो हैं वो बचा ली हैं, क्योंकि इसको लगाना मेरे लिए आसान है। आसान है मतलब अभी एक बार उड़ गया तो आपको दूसरा लाके यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इसका मेन काम ये होता है कि जैसे ही ज़्यादा हीट होती है, इसको पता चल जाता है और ये गल जाता है, जिसकी वजह से सर्किट टूट जाता है और आपके आने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो बच जाते हैं, ठीक है। ये हो गया ये चीज़। आज के ज़माने में क्या होता है कि फ्यूज़ की जगह आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, तो अब ये बार बार इसका भी खर्चा आपका बच चुका है। अब आपको बार बार फ्यूज़ चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो आजकल MCBs आती है, आपने देखा होगा हर फ्लोर की अलग अलग MCBs होती हैं। तो जैसे ही कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या हाई वोल्टेज होती है, तो वो MCB ट्रिप हो जाती है। वो सर्किट को अपने आप सेंस करके, हीट को, टेम्परेचर को सेंस करके वो उसको ट्रिप कर देता है। फिर जब भी आपको लगा कि यार लाइटें चलेगी, क्या हुआ, झटका आया, क्या हुआ, जैसे शॉर्ट सर्किट आपने देखा कई बार होता है, प्रेस में मैंने तार गलत घुसा दी, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो शॉर्ट सर्किट को वो बचाने के लिए बाकी चीज़ों को वो अपने आप ट्रिप हो जाती है, और ट्रिप होने के कारण आपकी जो चीज़ें हैं वो बच जाती है। कैसी लगी ये सारी स्टोरी? आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो, थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, समझ में आना भी तो चाहिए कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको अब पढ़ लेना, सारी चीज़ें वही लिखी हैं जो मैंने बताई हैं, बस अभी थोड़ा सिस्टमेटिक वे में है, ठीक है। ये तांबा और टिन और सीसा, ये 3 धातु से मिलकर बनती है, ठीक है। कॉपर, टिन एंड लेड, इन तीनों से मिलकर बनती है Cu, SN और PB, ठीक है। विच इज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, बहुत ही कम इसका गलनांक होता है, इसके कारण काफ़ी देर तक चलती है ना, बहुत जल्दी पिघल जाती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर को कैसे जोड़ा जाता है। फ्यूज वायर को जोड़ा जाता है सीरीज में। याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। अच्छा, इट्स कॉमनली यूज एट द प्लेस फ्रॉम विच द करंट एंटर्स द मीटर। जब बाहर से करंट आपके मीटर में आता है वहीं कहीं लगाते हैं इसको। विच इज मेल्टेड बाय एक्सीडेंटल चेंज इन करंट। तो करंट में जैसे ही चेंज आता है तो ये पिघल जाता है और आपके सर्किट को तोड़ देता है। एज अ रिजल्ट आपके जो घरों में इक्विपमेंट होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। पटाखे नहीं बजते हैं, बम नहीं बजते हैं, ठीक है। तो आजकल आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें कम हो गई। तो आजकल मूवीज़ में भी ये चीज़ें तो पता है यार, ये तो फेंक रहा है, अभी घरों में ऐसे लाइटें चलेगी, फ्यूज़ उड़ गया, ये अब सारी चीज़ें पहले बहुत होती थी, ठीक है।
ठीक है। अरे थ्योरी तो आप पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ बस भाषा को समझो। मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ता, मेरी खासियत आप बोल सकते हो या मेरी एक फितरत है कि जो स्लाइड पे लिखा होता है वो मैं पढ़ूंगा तो भैया आप तो बोर हो जाओगे। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा कि देखो फ्यूज़ होता है एक तांबा, टिन और शीशा का मिश्र धातु जिसका गलनांक काफ़ी कम होता है, तो क्या मज़ा आएगा? नहीं मज़ा आएगा। स्टोरी बहुत ज़रूरी है, स्टोरी के साथ चीज़ें करते हैं ना तो एक माहौल बन जाता है और माहौल बनाना ज़रूरी है। सभी को समझ में आ गया? तो फ्यूज़ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, फ्यूज़ का मटीरियल क्या है, फ्यूज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्यूज़ कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, फ्यूज़ का जो मटेरियल हम काम में लेते हैं उसका गुण क्या होता है, यानी कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चन के रूप में आप समझना और इस पे क्वेश्चंस बनेंगे और इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा होता है सर? हाई होगा। देखो रेजिस्टेंस से आपको अगर समझना है तो ऑब्वियसली अगर आपको उसको जल्दी, देखो रेजिस्टेंस का इसमें कोई रोल नहीं है मेरे हिसाब से। हम मटेरियल ऐसा बनाते हैं जो जल्दी गल जाए, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, गलने का यहाँ पर मेन काम होता है, ठीक है। आज दिए आप, क्या दिया है आप, क्या कह रहे हैं दीपक जी? चलिए सभी को समझ में आया है। देखो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इस चैप्टर में, मैं मानता हूँ, बस ये एक दिन का और रह गया, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन मत लेना। सब क्वेश्चंस मैं मिक्स करूँगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। फिर अपन चुंबकत्व पे चलेंगे, मैग्नेटिज्म पे चलेंगे, तो चलता जाएगा, पढ़ते जाएंगे, चीज़ें समझते जाएंगे, ताकि हम उन चीज़ को भूलेंगे कभी नहीं। गारंटी मेरी है कि आप मतलब फील आ जाएगी, फील आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हमें यहाँ पर साइंटिस्ट बनना है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। बात यहाँ पर ये है, हाँ हाई रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। हाँ रेजिस्टेंस हाई होगी तभी तो वो जल्दी मेल्ट होगा, ठीक है। कल छुट्टी है, आई थिंक कल छुट्टी है, ठीक है। कोई नहीं, केमिस्ट्री का भी हो जाएगा स्टार्ट में, तो मैं ही पढ़ा देंगे चलो नहीं कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखो फील आनी चाहिए, बिना फील के अपने सबने पता नहीं किसी ने कोटा फैक्ट्री देखी है क्या सीरीज? कोटा फैक्ट्री में मेन तो यही है ना, फील आनी चाहिए, फील। अभी तो थोड़ा चलो ठीक है आपका इतना टेक्निकल नहीं है सब्जेक्ट, नहीं तो फिर मैं तो बहुत चीज़ें और बता सकता हूँ, बट हमें भी लिमिट रखनी है। बट जो भी पढ़ो ऐसा पढ़ो कि समझ में आए, उसका कुछ मतलब निकले, आगे जाके बोले यार हम तो यही पढ़ के आ गए, ऐसा क्या मतलब है डेली लाइफ में। बट ये डेली लाइफ में भी आप थोड़ी स्टाइल मारने के लिए काम आएगा ना, किसी के सामने स्टाइल मारनी, देखो देखो ऐसा होता है ऐसा होता है, बोलेगा अरे वाह यार क्या पढ़ा लिखा बच्चा है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काम आती है लाइफ में, ठीक है। चलिए बातें बहुत हो गई, इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।